10 मिनट बता दिए, मैं देख लूँगा इनको। ठीक है, तुम और शुरू कर जाए इन्हें। सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें बेटा आपके साथ 1857 की क्रांति पे चर्चा की जाएगी। ये बड़ा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से निश्चित रूप से आपको एक प्रश्न पूछता है। इसमें कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, पहली चर्चा तो मैं आपके साथ यही करता हूँ। बड़ा यह तो आपको 1857 की क्रांति के कारणों की समीक्षा कीजिए, या 1857 की क्रांति के असफलता के क्या कारण थे, या 1857 की क्रांति के परिणाम क्या थे, या 1857 की क्रांति क्या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, सिद्ध कीजिए। ये 4 प्रश्न इसमें बनते हैं। 1857 की क्रांति क्या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसे वो भिन्न भिन्न तरीके से भी पूछ सकता है। आपको ये भी पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति की प्रकृति की विवेचना कीजिए, या क्या 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, समीक्षा कीजिए। और यह 1857 की क्रांति का स्वरूप बताइए। किसी भी तरीके से पूछे, आपको प्रश्न इसी तरीके से करना है। अब बात बेटा 1857 की क्रांति के कारणों की करेंगे। सबसे पहले मैं चर्चा किसके साथ, आपके साथ 1857 की क्रांति के कारणों की चर्चा करूंगा। ये कारण बेटा कौन कौन से कारण हैं आपको सबको पता है। वैसे इन कारणों में कोई दिक्कत नहीं है, अगर पूछे तो हर चीज़ है उसके राजनीतिक कारण होते हैं, प्रशासनिक और आर्थिक कारण होते हैं, सामाजिक और धार्मिक कारण, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण। हमने इन कारणों को 5 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से? राजनीतिक कारण 1, प्रशासनिक और आर्थिक कारण 2, सामाजिक और धार्मिक कारण 3, और सैनिक कारण 4, और तात्कालिक कारण 5। पहला कारण राजनीतिक कारण। इसमें बड़ा कुछ अंग्रेज गवर्नर थे, उनकी नीतियां इसके लिए उत्तरदायी थी। पहला मैंने लिखा बड़ा राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, यहां आपको इन कारणों को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया कि राजनीतिक कारणों के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे, जिसमें मुख्य रूप से 2 अंग्रेज गवर्नर जनरल थे, उनकी नीतियां इनके लिए उत्तरदायी थी। एक नाम लॉर्ड डलहौजी का आता है, दूसरा लॉर्ड कैनिंग का आता है। बड़ा लॉर्ड डलहौजी की 3 नीतियां थी जो राजनीतिक रूप से 1857 की क्रांति के लिए उत्तरदायी थी, और ये तीनों नीतियां लॉर्ड डलहौजी की कौन कौन सी थी बेटा? एक नीति का नाम था युद्ध नीति, और एक नीति का नाम था हड़प नीति, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, और तीसरी नीति का नाम था कुशासन का आरोप लगा करके। ये 3 नीतियां थी जिसके द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की, और जिसका परिणाम ये हुआ कि भारतीयों ने धीरे धीरे उसका विरोध करना शुरू कर दिया। पहला युद्ध नीति द्वारा। युद्ध नीति द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने भारत के 3 राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया था। ये कौन कौन से थे? 1849 में पंजाब को, 1850 में सिक्किम को, और 1852 को बर्मा को। 1937 से पूर्व बर्मा भारत का ही अभिन्न अंग था। तो युद्ध नीति के द्वारा 3 भारतीय राज्यों का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया, तो वहां की जनता अंग्रेजों के खिलाफ हो गई थी, और वो राजनीतिक हित। दूसरा हड़प नीति। इस नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने जो भी कोई भारतीय शासक निसंतान मर जाता था, वो अंग्रेजों की पूर्व अनुमति के बगैर किसी को दत्तक नहीं ले सकता था। उनके ऊपर गोद निषेध या हड़प नीति का आरोप लगा के इन्होंने प्रमुख भारतीयों को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। ये अंग्रेजी साम्राज्य में किन किन रियासतों को विलय किया? 1848 में उसने सबसे पहले सतारा को किया, 1849 में उसने संबलपुर को किया, और 1850 में उसने जैतपुर को किया, 52 में उदयपुर को, 53 में झांसी को, और 54 में नागपुर को। इन राज्यों को हड़प नीति के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। उसकी तीसरी नीति थी
कुशासन का आरोप लगाकर के भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना। इसके लिए उसने 2 राज्यों पर इस नीति का उपयोग किया। एक का नाम अवध था और दूसरे का नाम बरार। बरार को 1854 में और अवध को 1856 में उसने अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। ये उसकी नीतियां 1857 की क्रांति के लिए उत्तरदायी थी। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल बने और कैनिंग ने भी क्या घोषणा कर दी जो भारतीयों के हृदय पटल पर चोट कर रही थी। उसने कहा कि शहजादा फखरुद्दीन के पश्चात कोई भी भारत का मुगल सम्राट स्वीकार नहीं किया जाएगा और उन्हें केवल शहजादे अर्थात युवराज की उपाधियां दी जाएंगी। और इसके साथ इतना ही नहीं, उन्होंने कह दिया कि मुगल शासक बहादुर शाह को लाल किले के आसपास के भवन खाली करके कुतुब मीनार के पश्चात एक मामूली से भवन में उनको रहने के लिए विवश कर दिया और उसका परिणाम यह साफ था कि उनके खिलाफ आंदोलन होना निश्चित था। यह स्थिति नाना साहब को थी। नाना साहब ने भी जब अंग्रेजों का विरोध करने की कोशिश की तो अंग्रेजों ने नाना साहब को भी धमकी दी कि अगर तुमने आवश्यकता से ज़्यादा बकवास करने की कोशिश की तो तुम्हारी पेंशन भी बंद कर दी जाएगी और दूसरे कानपुर के निकट जो बिठूर की जागीर दी गई है वो भी ले ली जाएगी। इसी प्रकार उन्होंने किसके साथ जमींदारों में भी असंतोष फैल गया। जमींदारों में असंतोष क्यों फैल गया कि जो गोद निषेध प्रथा राजाओं के साथ थी उन्हें भी अंग्रेजों की अनुमति के बगैर वो है गोद नहीं दे सकते थे। इसलिए 1857 की क्रांति के लिए प्रमुख रूप से ये राजनीतिक कारण रूप से उत्तरदायी थे जिनमें अंग्रेज गवर्नर जनरलों की नीतियाँ थी, चाहे वो लॉर्ड डलहौजी की हो या लॉर्ड कैनिंग की हो। लॉर्ड डलहौजी और कैनिंग की नीतियाँ मैंने आपको बता दी। दूसरा इसका प्रमुख कारण था बेटा प्रशासनिक और आर्थिक कारण। दूसरा कारण क्या था बेटा? प्रशासनिक और आर्थिक कारण। प्रशासनिक और आर्थिक कारण। इस क्रांति का दूसरा कारण आर्थिक और प्रशासनिक कारण था। अब अंग्रेजों का धीरे धीरे भारतीयों पर से विश्वास उठने लगा और उन्होंने उच्च पदों का यूरोपीयकरण कर दिया। उच्च पदों पर केवल यूरोपियों की नियुक्ति होती थी। भारतीयों को सेना में केवल सूबेदार का पद दिया जाता था और नागरिक सेवाओं में उसे सदर आमीन के पद पर नियुक्त किया जाता था। उससे ऊंचे पद पर किसी भी भारतीय को नियुक्त नहीं किया जाता था, चाहे वो कितना ही प्रतिभाशाली क्यों ना हो। इसके अतिरिक्त उसने दूसरा क्या किया, इसमें वंशानुगत जो तालुकेदार और भूमिपति थी उनको अपनी जमीनों की वंशानुगत अधिकार था उससे वंचित कर दिया, जिसके कारण उनमें भी आक्रोश फैल गया। तीसरा इसमें क्या था, किसानों की भूमि जब्त कर ली गई। किसानों की भूमि जब्त कर ली गई और उसके बाद उस भूमि को नीलाम कर दिया गया। चौथा कारण जिसके कारण लघु उद्योग धंधों का पतन हो गया। और पांचवा इसका भारतीय उद्योग धंधों और व्यापार पर भी गलत प्रभाव पड़ा। और किस कारण पड़ा कि भारत के छोटे छोटे लघु उद्योग धंधे थे वो नष्ट हो गए। क्यों? यहाँ से कच्चा माल था वो इंग्लैंड भेजा जाता था और वहाँ का तैयार माल होकर के हिंदुस्तान वापस आ जाता था। इस प्रकार आपका पहला कारण क्या था? राजनीतिक कारण था। दूसरा कारण प्रशासनिक और आर्थिक कारण था और तीसरा कारण सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक, पहला कौन सा? राजनीतिक कारण, दूसरा प्रशासनिक और आर्थिक कारण, तीसरा सामाजिक और धार्मिक कारण। इसमें अंग्रेज क्या करते थे बेटा? भारतीयों को हे दृष्टि से देखते थे, भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, हिंदुओं को वो बर्बर कहते थे और मुसलमानों को वो उनमें क्या कट्टरता, धर्मांधता और निर्दयी और बेईमान समझते थे। एक तरफ हिंदुओं को और दूसरी तरफ मुसलमानों को, भारत में रहने वाली दोनों ही प्रमुख जातियों को वो हे दृष्टि से देखते थे। तीसरा, भारतीयों को वो अश्लील उपमा देते थे। क्या कहते हैं? भारतीयों को वो अश्लील उपमा देते, या इंडियन ऑर्थोडॉक्स, भारतीय कुत्ते हैं, भारतीय काले हैं, भारतीय बेईमान हैं। इस तरीके से वो काले, सुअर, कुत्ते अनेक तरीके की उपमाएं देकर के भारत के लोगों को अपमानित करने की कोशिश करते थे, जिसके कारण
जनसाधारण में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष भड़कने लग गया था। चौथा, उन्होंने भारतीयों को ईसाई बनाने का प्रयास किया और जो व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित कर लेता था उसे उसकी पैतृक संपत्ति में से एक हिस्सा दे दिया जाता था, लेकिन प्रमुखतः यह केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता था जो ईसाई धर्म स्वीकार करते थे। अगला, भारतीय देवों का अपमान करते थे। वो राम और रहीम को गालियां देते थे और भारतीयों को वो मूर्ति पूजक और मूर्ति भंजक कह करके उनका उपहास और मजाक उड़ाया करते थे। धर्म परिवर्तन करने के लिए उन्होंने भारतीयों को प्रोत्साहन किया कि जो भारतीय अपना धर्म परिवर्तन कर लेगा उसे उच्च पदों के ऊपर नियुक्त किया जाएगा। तो पहला कारण आपको क्या बताया बेटा? राजनीतिक कारण, दूसरा प्रशासनिक और आर्थिक कारण, तीसरा आपको सामाजिक और धार्मिक कारण, और चौथा आपको क्या है? सैनिक कारण। उस समय भारतीयों को ऊपर सैनिक क्षेत्र में भी कई वर्जनाएं लागू कर दी गई। ये कौन कौन सी थी? हिंदू और मुसलमानों को उन्होंने तिलक लगाने और दाढ़ी बनवा, हिंदुओं को क्या तिलक लगाने से उन्होंने इनकार कर दिया और मुसलमानों को दाढ़ी कटवाने के लिए बाध्य कर दिया कि अगर तुम्हें सेना में जाना है तो इन चीज़ों को तुम्हें करना होगा। दूसरा, उन्होंने क्या, पहले दूरस्थ स्थानों पे जब हिंदुस्तानियों को भेजा जाता था तो उन्हें उसके अतिरिक्त वेतन के अलावा उन्हें भत्ता दिया जाता था। अब वो भत्ता बंद कर दिया गया। सैनिकों ने उस भत्ते की वापस मांग कर दी गई कि दूरस्थ क्षेत्रों में या कठिन क्षेत्रों में जब हमारी नियुक्ति की जाए तो हमें अतिरिक्त भत्ता दिया जाए, उसको भी स्वीकार कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने सैनिकों को दी जाने वाली डाक सेवाओं को भी समाप्त कर दिया गया। उससे पहले 1854 के पोस्ट ऑफिस एक्ट से पहले सैनिकों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाती थी। अब वो निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई। ये भी सैनिकों में एक असंतोष का कारण रहा। आखिर में इसका कारण, सबसे जो उस समय का तात्कालिक कारण था, वो था चर्बी युक्त कारतूस। या 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? यहाँ आपको क्या करना है? चर्बी युक्त कारतूस इस क्रांति का तात्कालिक कारण था। कैसे? उन्होंने 1857 की क्रांति के समय एक नई राइफल का उपयोग किया था। उस राइफल का नाम था एनफील्ड। क्या नाम था बेटा? एनफील्ड। उससे पहले जिस राइफल का वो उपयोग करते थे उस राइफल को ब्राउनवेस कहते थे। इस नवीन राइफल में वो 2 पशुओं की चर्बी का मिश्रण करके इस कारतूस को तैयार करते थे। ये 2 पशु, एक गाय थी और दूसरा सूअर था। गाय को हिंदुओं में पवित्र समझा जाता था, जबकि सूअर को मुसलमानों में अपवित्र समझा जाता था। जब ये कारतूस तैयार हो गया और भारतीयों को इस कारतूस को मुंह से खोलने के लिए कहा गया तो भारतीयों ने इससे इनकार कर दिया और जिसका परिणाम क्या हुआ? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर नामक स्थान पर इस कारतूस को मुंह से खोलने से इनकार कर दिया। वहीं से इस क्रांति का श्री गणेश हो जाता है और आगे चल करके 10 मई 1857 को यह क्रांति भारत की मेरठ नामक सैनिक छावनी से प्रारंभ हो जाती है। बड़ा क्या बताया था आपको कि इस टॉपिक पे आपको 4 प्रश्नों में से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। कई बार 1857 की क्रांति के कारणों की समीक्षा कीजिए, या कई बार 1857 की क्रांति के स्वरूप की, और दूसरा कई बार असफलता के कारण, और चौथा परिणामों की, 1857 की क्रांति के परिणामों की समीक्षा कीजिए। और अब आपके साथ अगले टॉपिक पे, एक टॉपिक की चर्चा आपके साथ हो गई है, अब अगली चर्चा आपके साथ दूसरे टॉपिक पे, इसी पार्ट पे की जाएगी।